बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करना है हमने। इसमें जो टॉपिक नंबर 2.4 है ये काफ़ी लेंथी था, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐड किए हैं। ये कोशिश की थी भी मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें, लेकिन फिर भी पार्ट 3 इसका बनाना पड़ेगा हमें, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है 2.4 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले कुछ फिलोसफर्स हैं, मैंने इनमें एमसीक्यूज के पॉइंट भी हाईलाइट किए हैं ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। अरिस्टोटल था ग्रीक फिलोसफर, तो ये भी एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। किया क्या इसने, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में, एक प्लांट्स और एनिमल्स। बाद में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उन्होंने भी अरिस्टोटल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको ही कंसिडर किया। उसके बाद था अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये अरब स्कॉलर था, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसने क्या किया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 एनिमल्स। इसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज पे काम किया। और दूसरा इसका मेन काम था रोट मैनी ऑन द लाइफ ऑफ आंट्स, चुंटियों की जिंदगी के बारे में इसने लिखा। तीसरा है इब्ने रशद, जिसको एविरोस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले ये बॉक्स में नहीं था, पहले ये सीक्वेंस में ही था जैसे बाकी स्कॉलर्स को मेंशन किया हुआ है। तो कहते हैं ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी अनीमा, अरस्तु की बुक थी डी अनीमा, जिसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था इब्ने रशद या एविरोस ने। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रिया सेसलपिनिया, इसको उर्दू में एंड्रिया सेसलपिनो लिखते हैं। ठीक है, ये इटालियन बोटेनिस्ट था, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। इसका मेन काम क्या था, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। ठीक है, बाद में इन्हीं ग्रुप्स को जेनरा का नाम दे दिया गया। अगर हम टैक्सोन के लिहाज से चलेंगे तो जो जेनरा का टैक्सोन था वो एंड्रिया सेसलपिनो ने क्या था, तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉर्नीफोर्ड। टॉर्नीफोर्ड क्या था, फ्रेंच बोटेनिस्ट था। फ्रेंच बोटेनिस्ट एक एमसीक्यूज आएगा, टॉर्नीफोर्ड इज डैश ग्रीक फिलोसोफर फ्रेंच, इस तरह करके एमसीक्यूज आता है पेपर में। ठीक है, इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस 2 टैक्सोनॉमिक रैंक, क्लास एंड स्पीशी का जो टैक्सोनॉमिक रैंक था वो टॉर्नीफोर्ड ने दिया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में वो सीक्वेंस पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो जो जीनस था वो एंड्रिया सेसलपिनो ने इंट्रोड्यूस करवाया, क्लास और स्पीशी के जो टैक्सोन थे वो टॉर्नीफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कैरल लिनियस, ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था। इसने पूरी हायरार्की, हम इसके बारे में लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, मैंने वो कोड मेंशन भी किया है, KPCOFGS, K फॉर किंगडम, फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस और S फॉर स्पीशीज। तो इसके बाद इसी का अगला सब टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एवोल्यूट हुआ या बना। उसमें सबसे पहले आएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो मैंने इसके जो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि बच्चों को रिमेंबर करने में, लिखने में आसानी हो जाए। नंबर 1 किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म और ड्रॉबैक्स। 2 किंगडम में जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने पहले 2 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। आसान अल्फाज में प्लांट्स हैं जो क्लोरोफिल की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक या फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। एनिमेलिया में सारे हेटरोट्रॉफ्स आएंगे जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, जो बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर पर प्लांट से ही ऑब्वियसली अपनी खुराक जो है वो लेते हैं। इंक्लूड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें फंजाई और प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड आर्किया जो थे वो 2 किंगडम सिस्टम में शामिल कर दिए गए। ड्रॉबैक्स क्या थे, कुड नॉट क्लासिफाई यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना की तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसका इस तरह करके एक फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो इसको हम यूग्लिना कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे, कहते हैं इनमें 2 करैक्टर पाए जाते हैं। इसमें प्लांट लाइक करैक्टर था, क्लोरोफिल मौजूद होता है, और एनिमल लाइक करैक्टर क्या था, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो इस तरह के करैक्टर की वजह से जो टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इन ड्रॉबैक्स पे काम किया, उनका कहना था
कि यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए एक और किंगडम होना चाहिए। उन ड्रॉबैक्स पे काम करते हुए बाद में अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल भी बोलते हैं उर्दू मीडियम वाले, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रपोज कर दिया अर्नस्ट हैकल ने 1866 में। तीसरी किंगडम बना दी, नाम क्या रखा जी, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म सारे शामिल थे और उसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात कर लेते हैं तो फंजाई इज स्टिल किंगडम प्लांटिंग, और फंजाई के बारे में मशहूर है कि उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हाइफी। ये वैसे बुक में नहीं है, नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं आपके। तो हाइफी कैसा करते, जिस चीज को फंजाई ने एज अ फूड लेना होता है, ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम छोड़ते हैं उस ऑर्गेनिज्म पे, तो वो मेल्ट हो जाता है, पानी की शक्ल में तब्दील हो जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील हो जाता है, तो उसे हाइफी के स्ट्रक्चर की वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपली अगर बात करें तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन मेथड है। तो कहते हैं ये वाला मेथड जो था 3 किंगडम में ड्रॉबैक बन गया कि जो किंगडम फंजाई के लिए भी एक अलग किंगडम होनी चाहिए। ये क्या थे, हेटेरोट्रॉफ्स थे, एब्जॉर्ब फूड, हैव काइटिन इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, और इनकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है ना कि सेलुलोज। तो इस पे बाद में फिर काम हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो था मेन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जिसे हमने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का सी पार्ट क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम की बात करें तो इसमें फाउंडेशन पे काफी काम हुआ 5 किंगडम में। जो इसकी फाउंडेशन के बाद से बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक, ये एक साइंटिस्ट था ई चैटन टैक्सोनॉमी, इसने 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टर्म्स थी वो यूज की सबसे पहले। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम, जिनको अभी भी हम स्टडी करते हैं, वो प्रपोज कर दी थी। ठीक है, उनके बारे में डिटेल अगले हिस्से में पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट जो था इसी क्लासिफिकेशन को जो रॉबर्ट विटेकर ने की थी, मार्गोलियस एंड शिवार्ट्स ने 1988 में मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया था, तो जो सारा बेसिस थी जो रॉबर्ट विटेकर ने और ई चैटन ने मिलकर बनाई थी, उनमें सिर्फ जेनेटिक्स को ऐड कर दी। सिर्फ जेनेटिक्स को ऐड करने वाले कौन थे, मार्गोलियस एंड शिवार्ट्स। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मार्गोलियस एंड शिवार्ट्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या 5 किंगडम सिस्टम, इस तरह भी आ सकता है, तो ये बताना होगा। किंगडम की अगर बात कर लेते हैं तो मैंने फिर यहाँ पे 5 किंगडम को याद करने के लिए कोड बनाया है, MPFPA। MPFPA, M फॉर मोनेरा, P फॉर प्लांटी, F फॉर फंजाई, P फॉर प्रोटिस्टा, सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांटी एंड A फॉर एनिमेलिया। ठीक है, तो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो हमारा है वो है 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम की अगर हम बात करें, 3 डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम की अगर बात करेंगे तो जो डोमेन्स थी वो प्रपोज करने वाला कौन था, कैरल वूस। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, कैरल वूस हु प्रपोज्ड किंग डोमेन। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक रैंक में डोमेन किसने प्रपोज की, कैरल वूस इन 1977। ये भी एमसीक्यूज लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो उसने ये प्रपोज करने वाला था। न्यू टैक्सोन क्या था, एक नया टैक्सोन ऐड हो गया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज से ऊपर, इससे भी ऊपर रैंक था, किंगडम से भी ऊपर। ठीक है, नाम रखा गया डोमेन। जैसे सपोज वुमेन के लिए भी टैक्सोन की बात करेंगे तो वो यूकैरिया, अभी हमने इसको डिस्कस करना है इसके बारे में। ठीक हो गया, तो 3 डोमेन बनाई इसने, कौन कौन सी, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। और बेसिस क्या बनाई, इसकी बेसिस क्या बनाई, किस बेसिस पे उसने ये वाली डोमेन्स प्रपोज की, वो क्या थी, डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। इनको बेस बनाकर उसने 3 किंगडम जो थी
3 डोमेन बना दी, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है? डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 मेन डोमेन है आपके सिलेबस में, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो उनके अगर हम पॉइंट के लिहाज से चलेंगे तो डोमेन आर्किया की सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स शामिल थे। उनको हमने क्या कहा? प्रोकैरियोट्स कहा। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानते हैं कि उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ये इसका एक कैरेक्टर था। सेल वॉल की बात करेंगे तो इनकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन की बनी हुई थी, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी थी, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है वो ट्रू बैक्टीरिया में आ जाती है। ठीक है, इस वजह से इनमें जो सेल वॉल थी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं थी और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की बनी हुई थी। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो कंटेन यूनिक लिपिड्स फॉर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। इनमें कुछ लिपिड्स इनके शामिल हो जाते थे सेल वॉल में, जिसकी वजह से जो आर्किया के ऑर्गेनिजम्स थे वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मतलब हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी बियर कर लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे। इसके बाद हैबिटेट की बात करेंगे तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में हॉट स्प्रिंग आएगा। इसमें जो किंगडम शामिल थी, इनमें किंगडम शामिल थी आर्किया बैक्टीरिया। अगर आर्किया बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें तो उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे मिथेनोजन। मिथेनोजन जैसा कि नाम से ही जाहिर है मिथेन प्रोड्यूसिंग, तो इसमें वो बैक्टीरिया शामिल थे जो अपने मेटाबॉलिज्म में मिथेन को प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद है एसिडोफाइल, ये वो वाले बैक्टीरिया जो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते थे, जिंदा रह सकते हैं। और फिर है हेलोफाइल। हेलोफाइल में हॉट साल्टी इन्वायरमेंट में, यानी कि जो साल्टी वाटर में भी, ओशन वगैरह में भी जिंदा रहने वाले जो प्रोकैरियोट्स थे वो आते हैं इसके अंदर। और थर्मोफाइल, थर्म स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो ये हॉट स्प्रिंग्स, हाई टेम्परेचर को बियर करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो ये था डोमेन आर्किया। अगर हम डोमेन बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी हमने जो यहां पढ़ा था प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, तो यहां पर क्या आएंगे? लेटेस्ट प्रोकैरियोट, ट्रू बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर फॉर्म क्लस्टर्स एंड चेन्स। इसमें यूनिसेलुलर थे प्रोकैरियोटिक और वो क्या करते थे? वो क्लस्टर्स या चेन बना के रहते थे, मतलब चेन की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में वो सरवाइव करते थे। सेल वॉल की बात करेंगे तो इनमें था मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी जो सेल वॉल थी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोस्टली हेटरोट्रॉफिक थे। कुछ प्रोकैरियोट्स, कुछ यूनिसेलुलर में क्लोरोफिल भी था, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करके वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे। हैबिटेट की बात करेंगे तो ऑल एनवायरनमेंट मतलब वाटर, सॉइल और इवन यहां तक के इनसाइड द बॉडी कुछ जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो भी डोमेन बैक्टीरिया में ही शामिल थे। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। बेनिफिशियल की अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जिसे हम योगर्ट या कर्ड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम घरों में कहते हैं दूध को जाग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद किंगडम की बात करेंगे तो इसमें आएगा यू बैक्टीरिया। किंगडम यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया किंगडम यू बैक्टीरिया की एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल रोल की बात करेंगे तो कुछ मैंने पहले भी बता दिया है, कुछ जो बैक्टीरिया थे वो डिजीज काजिंग थी और कुछ बेनिफिशियल भी थे। बेनिफिशियल की अगर हम बात करें तो सम आर बेनिफिशियल डीकंपोजर्स, कुछ बैक्टीरिया एज अ डीकंपोजर्स काम करते हैं। ठीक है, तो थर्ड डोमेन थी हमारी, हमने पहली पढ़ी डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, और थर्ड वन इज द डोमेन यूकैरिया। अगर डोमेन यूकैरिया की हम बात करते हैं तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनमें ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, अभी पीछे तक हम प्रोकैरियोट्स तक थे, तो जो यूकैरिया किंगडम है इसमें थे यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स की अगर हम रिवाइज करें तो प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के जो सेल्स पाए जाते हैं इनमें इवन एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, तो उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम बात करें ये बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी तरह कुछ न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे इनके सेल में, उनके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होगी। इवन जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी किंगडम की बात करेंगे तो इस डोमेन में 4 किंगडम आती है। तो मैंने वो ही वाला कोड वर्ड इधर भी रिकॉल कर दिया है, PFA, P फॉर पोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांटी और A फॉर एनिमल। तो आज के लेक्चर में जो अभी हमने पढ़ा है 2.4 टॉपिक नंबर और 2.5 हमने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है काफी हद तक जो एम्बिग्युइटीज होंगी, जो क्यूरीज होंगी स्टूडेंट्स की, वो इसके थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे पॉसिबल होगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो दोबारा रिकॉल करते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने जो स्कॉलर्स थे उनके बारे में पढ़ा, अरिस्टोटल, अबू उस्मान उमर अल जायज, इब्न रशद, एंड्रियस सेसिल्पिनो, टॉर्नी फोर्ट एंड कैरोलिनियस। उसके बाद एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। और बाद में एट द एंड हमने 3 डोमेन्स भी पढ़ी, जिनका प्रपोज्ड न्यू टैक्सोन बेसिस और 3 जो डोमेन थे उनके नाम पढ़े। फिर अगले टॉपिक में हमने उन तीनों डोमेन को 1 बाय 1 डिस्कस किया, उनके कैरेक्टर्स, उनकी सेल वॉल, उनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, फॉलो और कमेंट लाजमी करें, तो इससे आपको एक तो लेक्चर्स मिलते रहेंगे और नेक्स्ट आपको नए लेक्चर के बारे में पता लग जाएगा और थोड़ा हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।